संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है या लेख जारी करता है। उसमें पहले रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसका मतलब होता है 24 घंटे के अंदर अनुचित तरीके से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जज के सामने पेश करे। दूसरा लेख है परमादेश। यह लेख दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जारी करता है उच्चतम न्यायालय जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और परमादेश नाम का लेख उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के खिलाफ जारी नहीं किया जाता और बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यह लेख जारी किया जा सकता है। तीसरा लेख है प्रतिषेध लेख। इसके अनुसार दोस्तों उच्चतम न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं आते और वो अपने दायरे से बाहर निकलकर यदि मामलों पर फैसले देते हैं या निर्णय देते हैं तो उनको मना करने के लिए, उनको ऐसे फैसलों पर निर्णय न देने की बात कहने के लिए प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख उच्चतम न्यायालय तब जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उन मामलों का समाधान करने के लिए उन्हें अपने यहां ऊपर भेजने की बात उत्प्रेषण लेख के द्वारा कही जाती है। अधिकार पर्चा। यह लेख उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को जारी करता है जो व्यक्ति किसी ऐसे पद पे आसीन है या किसी ऐसे पद पे कार्य कर रहा है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो इसी की सत्यता की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय अधिकार परीक्षा नामक लेख जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जिस प्रकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय लेख जारी करता है, उसी प्रकार मौलिक अधिकारों को रक्षा देने के लिए या मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंदर है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के उपनाम देखिए। केटी शाह ने इन तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा वही। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि ये विशेषता वाले तत्व हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है और टीटी कृष्णमाचारी ने इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ागर बताया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करे भाई। ठीक है, अब अनुच्छेद वाइज स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में एक राज्य और राज्य अधिकारी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। अनुच्छेद 37 में उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व अवाध्योग्य हैं, इन्हें किसी प्रकार की कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि राज्य को जन कल्याण के लिए या लोक कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय प्रदान करेगा, जिसमें दोस्तों आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता और जोड़ी गई। पूछ लिया जाए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है भाई। और ये किसके द्वारा जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह जानकारी जोड़ी गई। अनुच्छेद 39 में दोस्तों दूसरी मुख्य बात लिखी गई है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर करे। अनुच्छेद 39 में तीसरी बात यह लिखी गई है कि राज्य धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में चौथी बात लिखी गई है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें और यह जानकारी
भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई। अगला अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई और यह दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात या गांधी जी के ग्राम पंचायतों के गठन का सपना किस अनुच्छेद को बताया गया है? अनुच्छेद 40 को। अनुच्छेद 41 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य बुजुर्गों, बीमार बच्चों और असहाय लोगों की मदद करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि राज्य मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा कुटीर उद्योगों का प्रबंधन किया जाए और मजदूरों की आजीविका के निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित करे। अनुच्छेद 43 में दो और बातें जोड़ी गई, एक तो अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43A उपभाग में कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी भी सुनिश्चित करे और यह बात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 43B में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना की जाए और सहकारी समितियों की स्थापना की यह बात 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ी गई। एक तो अनुच्छेद 51 याद रखना, एक अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 48 याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आप एक अनुच्छेद 45 याद रखना। अनुच्छेद 44 का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। ये अनुच्छेद दोस्तों आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक दोस्तों अनुच्छेद 40 का ख्याल रखना, ग्राम पंचायतों का गठन गांधी जी का सपना, और एक अनुच्छेद 47 क्या, अनुच्छेद 37 के बारे में ध्यान रखना कि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं वो मैक्सिमम दोस्तों 95% इसी अनुच्छेदों के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आप यह जानकारी आज की अपनी इसी वीडियो क्लास में याद करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ रिवीजन जरूर देख ले। आइए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नीति निर्देशक तत्वों या भाग 4 के बारे में जो पार्ट 3 क्लास है और अनुच्छेद 44 से जो 51 तक अनुच्छेद है उसके बारे में अध्ययन करना। भाई अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में लिखा गया है कि राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करे, यानी भोजन पानी की व्यवस्था करे और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार हेतु अर्थ का प्रावधान करे। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा लोक स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए जाए, जैसे गुटखा प्रतिबंध, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए। अनुच्छेद 48 में प्रावधान किया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन के विकास हेतु वैज्ञानिक प्रयास करे। अनुच्छेद 48A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण की बात को नीति निर्देशक तत्वों में ऐड कर दिया गया या जोड़ दिया गया और उसका उल्लेख अनुच्छेद 48A में किया गया। अनुच्छेद 49 में लिखा गया कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों को या जो राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको बढ़ावा दे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि राज्य अपने प्रदेश में लोक सेवाओं हेतु कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करे। अनुच्छेद 51 में दोस्तों शांतिपूर्ण विदेश नीति की बात कही गई। यहां दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल बता दूं, अपनी भारत की जो विदेश नीति है उसके जनक के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भारत की विदेश नीति के जनक थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भाई ये भारतीय विदेश नीति के जनक माने जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा सामने आती है, जिसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। भाई ठीक है, मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य दोस्तों व्यक्ति के विवेक पे डिपेंड करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करते हैं। वो चाहे तो इनका पालन कर सकते हैं और चाहे तो नहीं, यानी पालन करना अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में क में है। भाग 4 क में है। भाग 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व, जबकि भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेदों के हिसाब से देखा जाए तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दर्ज किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें संविधान लागू होने के कई वर्षों बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर जोड़ा गया भाई। मौलिक कर्तव्य भारत में रूस देश से ग्रहण किए गए भाई, या रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। मौलिक कर्तव्य जिस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे या गठित किए गए थे, उस समिति का नाम था सरदार सवर्ण सिंह समिति, और सरदार सवर्ण सिंह खुद उस समिति के अध्यक्ष थे भाई। भारतीय संविधान में जब मौलिक कर्तव्य दर्ज किए गए प्रारंभ में इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के टाइम पे, उस समय इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी भाई। कितनी थी? 10। बाद में आगे चलकर इनकी संख्या 11 कर दी गई। यानी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है? 11। तो यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। 11वें मौलिक कर्तव्य का नाम है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। यह दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है। यहां से एक और सवाल पूछा जाता है कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य इन मौलिक कर्तव्यों की सूची में कब जोड़ा गया भाई? यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जब भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय भारत की प्रधानमंत्री तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई। और उस टाइम पे भारत में राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पे राष्ट्रपति जी थे फखरुद्दीन अली अहमद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।